हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एक्सरसाइज 21 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। यहाँ पर कहा है कि जो बी और क्यू एंगल हैं वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किन्हें कहते हैं? ऐसे एंगल्स जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में बोला है सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी का आंसर और साइन क्यू का आंसर इक्वल है। प्रूव करो एंगल बी और क्यू इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। वी हैव टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और आगे ब्रैकेट में हिंट दिया है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स। ये जो एंगल बी और क्यू है ये एक ही ट्राइंगल के अंदर नहीं है, अलग अलग ट्राइंगल में है। तो सबसे पहले हम यहाँ दो ट्राइंगल्स की फिगर ड्रॉ करेंगे और दोनों ट्राइंगल्स को राइट एंगल ट्राइंगल लेना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो तभी यूज़ हो सकता है जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। इसलिए हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाने हैं जिसमें एक्यूट एंगल बी और क्यू लिए जाने हैं। देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 है, और जो बाकी के दो बचे हुए हैं ना, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ, ये दोनों लेस देन 90 होते हैं। तो एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल तो 90 का होता है और रिमेनिंग टू एंगल लेस देन 90 होते हैं, यानी दोनों ही एक्यूट होते हैं। तो मेरे पास चॉइस है, मैं किसी एक पर यहाँ निशान लगा के रेफरेंस एंगल ले सकता हूँ, बी ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया पहले ट्राइंगल का एक्यूट एंगल बी, और दूसरे ट्राइंगल का एक्यूट एंगल क्यू लेना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, पहले ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। तो मैंने यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये गिवन है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, आप दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाओ। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में फॉर्मूले बताए थे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ये जो पहला रेशो दिखाई दे रहा है पी रेशो एच, ये कौन है? साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हम अभी प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन चीज़ लिख दिया हमने, जो साबित करना है वो भी लिख दिया है। अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम पहले जो वर्क करेंगे वो करेंगे ट्राइंगल ए सी बी में, और दूसरी बार जो वर्क करेंगे वो करेंगे ट्राइंगल पी आर क्यू में। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों में ही हम क्या करना है, यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है। इधर वाले में साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो रेफरेंस एंगल यहाँ पर साइन के आगे जो एंगल दिया गया है वो रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल बी है। तो बी रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगी, और जो थर्ड साइड होगी वो बेस होगी। तो साइन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे पी अपॉन एच होता है। साइन रेशो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपको फिगर में ए सी दिखाई देगी, अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करें, हाइपोटेन्यूस आपको यहाँ पर ए बी दिखाई देगी। तो हमने यहाँ साइन बी का आंसर ए सी अपॉन ए बी बना लिया। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, उसमें आपका साइन क्यू है। देखो यहाँ बोला था ना क्वेश्चन में साइन क्यू, तो हम साइन क्यू बनाते हैं। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है। तो इस फिगर में हमें देखना है रेफरेंस एंगल क्यू लेकर, रेफरेंस एंगल क्यू है यहाँ पर साइन के आगे। तो क्यू के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो थर्ड वन बची हुई होती है वो बेस होती है। तो यहाँ पे पी अपॉन एच में परपेंडिकुलर आपको पी आर दिखाई देगा फिगर के अंदर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस पी क्यू दिखाई देगा। तो आंसर हो गया पी आर अपॉन पी क्यू। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? क्वेश्चन में गिवन था कि साइन बी
इज इक्वल टू साइन क्यू, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, जिसका मीनिंग ये हो गया कि साइन बी का आंसर ए सी अपॉन ए बी जो हमने ऊपर यहाँ फाइंड किया वो इक्वल है पी आर अपॉन पी क्यू के, जो साइन क्यू का आंसर है जो हमने इधर फाइंड किया था। तो हमने यहाँ इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप यहाँ ये दोनों इंटरचेंज कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। आपको क्या करना है, ए सी जो यहाँ पी आर ऊपर था वो यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और जो ए बी यहाँ डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करने से न्यूमरेटर दोनों, जो पहला रेशो है उसका न्यूमरेटर और जो दूसरा रेशो है उसका न्यूमरेटर, दोनों रेशोज के न्यूमरेटर में लिखी हुई साइड एक ही ट्रायंगल की हो गई और दोनों डिनोमिनेटर में लिखी हुई साइड दूसरे ट्रायंगल्स की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो रेशो है आपस में इक्वल है। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि इन दोनों रेशोज का आंसर कुछ सेम है। अब वो सेम चीज़ क्या है, ए सी रेशो, ये है ए सी रेशो पी आर, ये अपॉन है ना, अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशो, ए सी रेशो पी आर, इसका जो आंसर आया होगा वही आंसर सेम ए बी रेशो पी क्यू का आया होगा, जो यहाँ लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू लिखा है ना, वही आंसर इसका आया होगा। लेकिन हमें पता नहीं कि ये जो सेम चीज़ें हैं वो यहाँ 2:1 है दोनों में, या 3:1 है, या 4:5 है, क्या है वो नहीं पता। बस ये पता है, ये जानकारी है कि जो भी इनका आंसर आया है वो आंसर एक्चुअली में सेम है, लेकिन कितना है वो हमें मालूम नहीं। तो जब हमें मालूम नहीं है तो हम कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख सकते, तो हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट से आंसर ऑफ ए सी अपॉन, ये मैं थोड़ा सा इसे सही कर दूँ इधर, तो मैं यहाँ लेट करता हूँ कि आंसर ऑफ ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो आंसर इन दोनों रेशो का है वो एक्चुअली में के है। मान लिया जाए कि इनका आंसर दोनों का के आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको दोनों को अलग अलग के इक्वल लेना है। ए सी अपॉन पी आर का भी आंसर के है, जिससे आपका आंसर हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई पी आर। ठीक है, ये जो पी आर यहाँ डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, इसका भी आंसर के है, और दूसरा रेशो जो है उसका भी आंसर के लेना है, ए बी अपॉन पी क्यू का, तो वो भी लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू के, जिसमें ये जो पी क्यू है ये डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने यहाँ ए बी को भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में। यहाँ मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं दोनों में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। पहले मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, कौन है हाइपोटेन्यूस इस ट्रायंगल में, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस सी बी का स्क्वायर। फर्स्ट ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ, जिसमें आप ए बी स्क्वायर और ये जो ए सी स्क्वायर है इसको आप लेफ्ट हैंड पे ले आओ माइनस में, तो आपको आंसर मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सी बी स्क्वायर को अकेले बनाया। अब नेक्स्ट वर्क मैं क्या करूँगा, अगर मैं सी बी के ऊपर से स्क्वायर हटाऊँ तो दूसरी साइड पे रूट बना लूँगा। किसके ऊपर रूट, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर पे राइट हैंड से सी बी के ऊपर से स्क्वायर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगला वर्क, सेम वर्क आपको यहाँ किस में करना है, अभी आप एक एक्स्ट्रा वर्क और करोगे। आपने यहाँ दो वैल्यू तैयार करी थी ना, ये दो वैल्यू तैयार, एक तो ए सी की वैल्यू तैयार करी थी और एक ए बी की, तो ए बी और ए सी वो दोनों यहाँ रख दिए जाएं। तो आपने रूट के अंदर क्या करना है, यहाँ रूट के अंदर ए बी का आंसर भर देना है, ए बी को हटाओ और के मल्टीप्लाई पी आर ले लो, और ए बी के ऊपर जो स्क्वायर था वो बाहर लगा दो, माइनस ए सी का स्क्वायर है, तो ये मैंने ए बी का नहीं ए सी का लिख दिया। ए बी का आंसर ये था के मल्टीप्लाई पी क्यू,
यहाँ मैं इरेज करके लिखता हूँ के मल्टीप्लाई पी आर नहीं है, ये पी क्यू है, ठीक है, माइनस ए सी का आंसर लिखते हैं ब्रैकेट में और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो ए सी का आंसर हमने यहाँ बनाया था ए सी बराबर के इंटू पी आर, तो यहाँ लिख दो के इंटू पी आर और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है सी भी चल रहा है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको, यहाँ से के स्क्वायर को ओपन कर लेना है। पहले आप स्क्वायर ओपन करो, के का स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू सी बी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर तो हमने कर दिया, के का भी कर दिया और जो साइड पी क्यू थी उसका भी स्क्वायर कर दिया। दोनों में से के स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी बी। और जब ये के स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो हम जानते हैं किसी भी रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू स्क्वायर में होती है तो वो बाहर जाकर सिंगल हो जाती है, इसकी पावर 2 हट जाएगी, के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या आएगा सी बी। तो हमने यहाँ जो आंसर बनाया वो किसका बनाया, सी बी का आंसर बनाया, ठीक है। तो हमने सी बी का आंसर बना लिया यहाँ से, ये हमने कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, ए बी सी वाला। अभी दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बाकी है जिसका नाम है पी क्यू आर। तो अब हम सेम पाइथागोरस थ्योरम, सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में। पी क्यू आर ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस पी क्यू है तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा है जिसमें आप पी क्यू की वैल्यू को अगर आप देखो, यहाँ पर हमने पी क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और उस पी आर स्क्वायर को राइट हैंड से उठाकर लेफ्ट पे ले आएंगे तो माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू में छोड़ देंगे आर क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई पी क्यू स्क्वायर के पास पी आर स्क्वायर ही क्यों लाया गया माइनस में, आर क्यू क्यों नहीं लाए। देखो अभी हमने पीछे सी बी स्क्वायर का आंसर बनाया था, यहाँ पे फोकस करो, देखो ये सी बी का आंसर बनाया था, स्क्वायर हटा के रूट बना लिया था, ठीक है ना। तो सी बी का जो आंसर आया था उसमें आप देखोगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ रहा है रूट के अंदर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, तो उसके जैसा ही हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी क्यू स्क्वायर के पास पी आर स्क्वायर लाया गया ताकि इधर लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट पे आके ये माइनस का हो जाए और सिमिलर दिखाई दे जैसे यहाँ दिख रहा था, ठीक है। तो सेम सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ। तो आर क्यू स्क्वायर का आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आप अगर स्क्वायर हटाओगे राइट हैंड से तो इधर रूट बन जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करोगे, यहाँ आपने दो आंसर तैयार कर लिए, ये आप इक्वेशन 1 मान लो, ये आप इक्वेशन 2, आप डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 विद लिख लो या बाय लिख लो, बाय लिख लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब आप 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट पे डिवाइड होगा, राइट हैंड राइट पे। तो लेफ्ट हैंड है के रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और इक्वल में था सी बी। ये तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी, अब मैं डिवाइड लगाता हूँ दोनों हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर भी और राइट हैंड पे भी, और सेकंड इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड सेकंड इक्वेशन का है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और राइट हैंड है आर क्यू, जिसमें आप देखोगे कि ये रूट वाली वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगी और फाइनली यहाँ पर सी बी अपॉन आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, के। सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू के, और के इक्वल तो ये रेशो भी थे, देखो ध्यान से, ये भी तो के ही है। आप कह रहे हो कि ए सी अपॉन पी आर कर लो, ए बी अपॉन पी क्यू कर लो, आंसर के आएगा। और यहाँ पे भी वही आया कि सी बी अपॉन आर क्यू कर लो तो उसका भी आंसर क्या आएगा, के, जिसका मीनिंग ये है कि इस के इक्वल ये भी है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी अपॉन पी आर भी इक्वल था के और ए बी अपॉन पी क्यू भी इक्वल था। तो अब आपको यहाँ 3 साइडें न्यूमरेटर वाली और 3 साइडें डिनोमिनेटर वाली
इन दोनों ट्रायंगल की नज़र आएंगी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिला यहाँ पर, सी बी अपॉन आर क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, सबके आंसर के ही आ रहे हैं। ठीक है ना, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमने ये पीछे लिखा हुआ था, हमने बस इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका भी आंसर के है, इनका भी आंसर के है, तो हमने यहाँ एक ही जगह लिख दिया कि इन तीनों का ही आंसर एक्चुअली में के है। अब ये जो है ना सी बी, ए सी, ए बी, ये पहले ट्राइंगल की साइड है। देखो ये रही सी बी, सी बी का कौन है, सी बी बेस है, और सी बी के अपॉन में आर क्यू लिखा हुआ है। आर क्यू कौन है, बेस। तो ये जो है एक्चुअली में बेस का रेशो है। ए सी अपॉन पी आर, देखो ए सी अपॉन पी आर, देखो ए सी कौन है, परपेंडिकुलर फर्स्ट ट्राइंगल की, और पी आर कौन है, परपेंडिकुलर सेकंड ट्राइंगल की। तो ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर का रेशो है। ये जो रेशो दिया हुआ है बेसिस का है रेशो, ये जो रेशो है परपेंडिकुलर का रेशो है, और ये जो तीसरा रेशो है ए बी रेशो पी क्यू, ये एक्चुअली में हाइपोटेन्यूस का रेशो है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ रहा है दोनों ट्राइंगल की, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। आपने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी हुई है, सीपीसीटी प्रॉपर्टी पढ़ते थे आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर वही चीज़ पढ़ी जा रही है, सिमिलैरिटी टॉपिक है ये। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी थोड़े थोड़े सिमिलर से दिखाई देते हैं टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्चुअली में कॉन्ग्रेंसी नहीं सिमिलैरिटी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलैरिटी आप डिटेल में क्लास 10th में सीखोगे, तो यहाँ उस सिमिलैरिटी का यूज़ होने जा रहा है। यहाँ पर रेशो बना हुआ है, ये जो रेशो है, ये रेशो किन चीज़ों का है, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यूज़ हो रही हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ पहला ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, आर इन द सेम रेशो, आर इन द सेम रेशो। आप बता रहे हो कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हम यहाँ कॉन्ग्रेंसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिमिलैरिटी यूज़ कर रहे हैं। ये जो मैंने साइन बनाया ना, देखो कॉन्ग्रेंसी का साइन आप इक्वल के ऊपर ऐसे करते थे, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने, और 9th में भी पढ़ा था ये कॉन्ग्रेंसी टॉपिक। तो उसमें ये सिंबल जो बनाते थे वो कॉन्ग्रेंसी का होता था, बट हम यहाँ सिंबल सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं, ये सिमिलर का सिंबल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आया है, जबकि कॉन्ग्रेंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल होती थी, उनका रेशो इक्वल नहीं होता था। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल नहीं लिखा हमने यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, अपॉन में है ना, ये रेशो है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल दिखाया है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल माने जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर आने वाला बी एंगल दूसरे ट्राइंगल के अंदर आने वाले क्यू एंगल के इक्वल होगा, जो हमें प्रूव करना था। यहाँ एट लास्ट हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कहेंगे, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और रीज़न क्या है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉन्ग्रेंसी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो आप सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो, उनको इक्वल ले लेते थे। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है सिमिलर ट्राइंगल की। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल ले लिया जाता है। तो एंगल भी एक ट्राइंगल का एंगल था और एंगल क्यू दूसरे ट्राइंगल का एंगल था, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, वो मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाया।
क्योंकि यहाँ पे 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आया था, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे। ठीक है, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिया जाएगा, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल माना जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, जो आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, 8 cot थीटा इज इक्वल टू 15। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, ये जो गिवन है इसमें 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं आ रहा, प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला 8 हटा देंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पर कॉट के नीचे आप कॉट का फॉर्मूला लिखोगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉट होता है ये बी अपॉन पी, नीचे से रीड करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट के नीचे आप लिखो कि एक्चुअली में बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला है और वैल्यू है 15 अपॉन 8। अब आपको एक फिगर बनानी है, बिना फिगर के तो कोई क्वेश्चन होता नहीं, फिगर तो बनानी पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉट का इस्तेमाल किया गया है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और रेफरेंस एंगल एक्यूट पे लिया जाएगा। ये एक 90 से छोटा एंगल है, इस पर रेफरेंस एंगल हम थीटा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कॉट के आगे रेफरेंस एंगल थीटा था। ठीक है, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगी और बेस बची हुई होगी। ये तो हमने कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया ही है। रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और थर्ड वन बेस होती है। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का रेशो 15:8 है। यहाँ नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो बेस कौन है यहाँ, बी सी। तो आप लेट करो कि जो बी सी है वो 15x है और जो परपेंडिकुलर है ए बी वो 8x है, ए बी 8x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी 8x और बी सी 15x। ठीक है, ये मैंने यहाँ इस फिगर में मेंशन किया, बट तीसरी साइड फिगर में मेंशन नहीं है हाइपोटेन्यूस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उसको फाइंड कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मालूम नहीं है, ए बी 8x है तो उसका स्क्वायर, बी सी 15x है तो उसका स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करोगे तो 64x स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब आप 225 को ऐड करोगे किसके साथ, 64 के साथ, तो 225 प्लस 64 जब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 289 और साथ में अल्फ़ाबेट x स्क्वायर। अगर आप ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो रूट 289x स्क्वायर आएगा, और अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे 289 का तो आपको आंसर मिलेगा 17। और x के ऊपर लग रहा है स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से इसका स्क्वायर हट जाएगा और फाइनल 17x आंसर आ जाएगा। तो ये हमने तीसरी साइड भी ट्राइंगल की फाइंड कर ली। अब हमें क्वेश्चन में किस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की रिक्वायरमेंट है वो और फाइंड कर लेते हैं। तो आपको नज़र आएगा कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, एक तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा, और कोई सा आपको नज़र नहीं आएगा, बस ये दो ही नज़र आ रहे हैं, साइन और कॉस। चलो हम दोनों फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। देखो साइन का फार्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप परपेंडिकुलर देखो फिगर के अंदर 8x है और हाइपोटेन्यूस देखो फिगर के अंदर 17x है। x कैंसिल हो जाएंगे तो 8/17 हो गया आंसर। अब बारी है कॉस की। कॉस का फार्मूला होता है बी अपॉन एच। बेस कितना है 15x और हाइपोटेन्यूस कितना है 17x। x से x कैंसिल तो आंसर आएगा 15/17। हमने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड कर लिए। अब बारी है क्वेश्चन को नोट करने की। 2 + 2 sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा
2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा वर्क। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन थीटा का आंसर 8/17, ये पहली ब्रैकेट। 1 माइनस साइन थीटा का आंसर 8/17 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस की वैल्यू आप डालोगे 15/17 जो बनाई आपने, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का आंसर क्या बनाया था 15/17। देखो 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो हो जाएगा 16/17, 1 माइनस 8/17 अपॉन 1 प्लस 15/17, ये आएगा 1 प्लस 15/17 और यहाँ आएगा 2 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 15 30/17। अब यहाँ पर आपको इन्हें ऐड करना है, एलसीएम लेके इन्हें भी सब्ट्रैक्ट करना है, इन्हें ऐड करना है। ये सब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस या माइनस अगर फ्रैक्शंस को करना होता है तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप ना पहली ब्रैकेट में भी एलसीएम लोगे, ऊपर दूसरी ब्रैकेट में भी एलसीएम, नीचे भी ऐसे ही करना है, पहली ब्रैकेट में नीचे एलसीएम, दूसरी ब्रैकेट में भी एलसीएम। पहली ब्रैकेट का जो डिनोमिनेटर है 1 और 17 का एलसीएम होगा 17। 1 के टेबल में अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, अभी हम पहले इस ब्रैकेट पे, यहाँ ये मैं इरेज करता हूँ, यहाँ से हम यहाँ सिर्फ पहले वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 1 और 17 का एलसीएम 17 हो गया। 1 के टेबल में 17 बार आता है, 17 × 2 करोगे तो 17 2 जा 34 हो जाएगा, प्लस 17 के टेबल में 17 1 जाएगा, 1 की 16 से करेंगे तो 16 ही आएगा। अब दूसरी ब्रैकेट पे आते हैं, इस ब्रैकेट पे फोकस करते हैं, ये जो सेकंड ब्रैकेट है, 1 और 17 का एलसीएम क्या होगा 17। 1 के टेबल में 17 बार आता है, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 17 1 जा 17, 17 के टेबल में 17 1 जा, 1 × 8 करेंगे तो 8 आएगा। अब बारी है डिनोमिनेटर की, ये जो डिनोमिनेटर है 1 और 17 का एलसीएम 17। 1 के टेबल में 17 बार आता है, 17 × 1 करेंगे ऊपर वाला तो 17 और यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। इधर भी एलसीएम लेंगे तो इधर होगा 34 माइनस 30। अब इन्हें प्लस करेंगे हम 34 को और 16 को, तो 34 + 16 होता है आपका 34 + 16 50 हो जाएगा, 50/17। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लोगे आप, ठीक है। 17 माइनस 8, 17 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो बचेगा 9/17 अपॉन 17 + 15 करोगे तो ये हो जाएगा 32/17। कोई साइन नहीं है यहाँ ब्रैकेट के बीच में तो मल्टीप्लाई, 34 में से 30 को माइनस करोगे तो बचेगा 4/17। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, हमें 50 की 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 50 9 जा करोगे ना, 9 5 जा कितना होता है 45, 450। ऐसे ही 17 की 17 से करेंगे तो 17 × 17 हो जाएगा 289 अपॉन बड़ा करके बनाए, 32 की 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 128 अपॉन 17 × 17 करोगे तो बनेगा 289। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर लाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 450/289 मल्टीप्लाई 289/128। 289 डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का तो कट जाएगा, इनको हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और इसको भी 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो फाइनली 225/64 आया। अब आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा या फिर आप इसे इतना ही छोड़ दो, वो भी करेक्ट आंसर है। अगर आप मिक्स्ड में करोगे तो 3 होल
33/64 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा आपको गिवन है a/b। tan का फॉर्मूला आप लगाओगे, tan का फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू a/b। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशो a/b है। ये ऑलरेडी अल्फ़ाबेट है तो इसमें हमें अल्फ़ाबेट मानने की ज़रूरत नहीं। परपेंडिकुलर a है और बेस b है। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो tan है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होगा लगेगा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। ABC, देखो tan के आगे रेफरेंस एंगल चेक करोगे थीटा है, tan के आगे वाला रेफरेंस एंगल थीटा। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस एंगल फिगर में एक्यूट वाला यहाँ पर थीटा दिखा देना है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और बेस। ये वर्क तो करना ही करना है। परपेंडिकुलर a है और बेस b है, हाइपोटेन्यूस पता नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये फिगर को हमें यूज़ करना है और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस को फाइंड करना है। तो AC² इज इक्वल टू AB को देखोगे तो A है A², BC है B तो B², स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा किस पे, A² प्लस B² पे। तो हमने AC फाइंड कर ली, रूट के अंदर A² प्लस B²। ठीक है, ये ट्राइंगल की अब तीनों चीज़ें पता चल गई। अब आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो देखने हैं। एक तो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो और दूसरा है कॉस। साइन और कॉस के अलावा और कोई तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पहले क्या करते हैं, साइन थीटा फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अगर फिगर में देखो, फिगर में परपेंडिकुलर A है और हाइपोटेन्यूस फिगर में है रूट A² प्लस B²। अब बात करें कॉस की, कॉस का फार्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस फिगर में कौन है B और हाइपोटेन्यूस फिगर में कौन है रूट A² प्लस B²। ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नोट करते हैं जो फाइंड करना है। A मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस B मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन A मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस B मल्टीप्लाई कॉस थीटा। हमें ये फाइंड करना है। तो A की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करनी है। साइन थीटा कौन है, साइन थीटा है A अपॉन रूट A² प्लस B² माइनस B मल्टीप्लाई कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन है, B अपॉन रूट A² प्लस B², रूट बड़ा करके बनाएंगे। ठीक है, अपॉन A मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा देखोगे A अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस B मल्टीप्लाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का आंसर है B अपॉन रूट A² प्लस B²। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, A की A से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा A² अपॉन रूट A² प्लस B² माइनस B इंटू B करोगे तो बन जाएगा B² अपॉन रूट A² प्लस B² अपॉन A इंटू A करोगे तो बनेगा A² अपॉन रूट A² प्लस B² प्लस B इंटू B करेंगे तो B² अपॉन रूट A² प्लस B²। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, देखो ये एक स्टेप है, उससे अगला स्टेप यहाँ है। ऊपर वाले फ्रैक्शंस के बीच में माइनस दिख रहा है आपको। जब ऊपर वाले फ्रैक्शंस के बीच में माइनस है तो फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो सेम है डिनोमिनेटर दोनों के, ऊपर वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम ही है रूट के अंदर। तो हम ऐसे ही लिख देंगे सिंगल टाइम A² प्लस B²। और जब डिनोमिनेटर सेम थे एलसीएम भी वही आया तो ऊपर वाली डायरेक्टली ऐसे ही लिखी जाएंगी जैसी दी हैं, A² माइनस B²। बड़ा अपॉन लगाओ। इन नीचे वाले फ्रैक्शंस को देखो, ये जो फ्रैक्शन नीचे दिए हैं, एक फ्रैक्शन ये है
प्लस दूसरा फ्रैक्शन ये है। दोनों फ्रैक्शंस जो ऐड होने हैं उनके डिनोमिनेटर देखो वो भी सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने से एलसीएम वही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर वाले भी एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे का फ्रैक्शन ऊपर लाके उल्टा कर दो, तो जब आप इसे ऊपर लाके उल्टा करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट सेम है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कैंसिल हो गए और फाइनली आपका बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन काफ़ी इजी है। वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल आप B पर लो, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और 90 डिग्री राइट एंगल B पर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है ACB थीटा लो, बीच में क्या है देखो, बीच में C है, यानी ये जो थीटा एंगल है आपको C पर दिखाना है, और हम जानते हैं रेफरेंस एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है और बची हुई बेस होती है। AB को 2 लेना है, BC को 1 लेना है, और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये होगा AC का स्क्वायर, पता नहीं AC तो मालूम ही नहीं, AB का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, BC 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, और AC के ऊपर से अगर आप स्क्वायर हटाओ तो रूट बना लोगे 4 + 1 पर, 4 + 1 होता है 5, तो AC आ जाएगा रूट 5। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, फाइंड क्या करना है आप वो देखोगे। AC तो आपका आ गया, फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यहाँ पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ रहे हैं, कौन कौन से 2, एक तो आ रहा है साइन थीटा और दूसरा आ रहा है टेन थीटा। स्क्वायर भी लगे हुए हैं बट हम स्क्वायर बाद में करेंगे, ठीक है। पहले तो हम साइन थीटा और टेन थीटा के आंसर तैयार करते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन का, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अगर आप फिगर में देखोगे, फिगर में परपेंडिकुलर कौन है 2, हाइपोटेन्यूज फिगर में देखोगे तो हाइपोटेन्यूज है रूट 5, तो साइन का तो आंसर बन गया। अब बारी है टेन थीटा की। टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है। अब ये दोनों आंसर तैयार हो चुके हैं। अब हमें जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा का आंसर डाल के स्क्वायर करेंगे, टेन थीटा का आंसर डाल के भी स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा कितना था 2/√5 और टेन थीटा कितना था 2/1। 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5। 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1। फिर एलसीएम लोगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। 5 के टेबल में 5 1 जाता है, 1 × 4 4 होगा। 1 के टेबल में 5 बार आता है, 5 × 4 करोगे तो 20, और ऐड करके फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AD दिया है परपेंडिकुलर दिया है BC पे, इसमें AD आ रहा है D, जबकि ट्राइंगल में तो कोई अल्फ़ाबेट D है ही नहीं, यानी आपको ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाना, आप एक सिंपल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। और उस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ABC, फिर उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से BC लाइन पर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर जिसका नाम है AD, तो ये पॉइंट हो गया, AD लाइन आई, ये पॉइंट हो गया आपका D। BC दी है 112 सेंटीमीटर, पूरी BC कितनी दी है 112, ठीक। अब आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चन। कॉट B दिया है, कॉट B 4/3, क्या दिया है कॉट B इज इक्वल टू 4/3। देखो
यहाँ पर कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है और उसके आगे जो बी लिखा है वो उसका रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल बी ये है फिगर में। तो आपको जो है यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा यूज़ करना है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें रेफरेंस एंगल बी आए और 90 डिग्री भी हो, ऐसा ट्राइंगल लेना है। तो यहाँ पर ट्राइंगल का नेम है ए डी बी। हम ना ए डी बी ट्राइंगल इसका यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें रेफरेंस एंगल बी भी है और 90 डिग्री भी आ रहा है, और हम जानते हैं 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, रेफरेंस के सामने परपेंडिकुलर, और जो तीसरी है वो बेस। ठीक, हमें यहाँ लेट कर लेना है सबसे पहले। देखो सबसे पहला काम क्या है, आप लेट करो बी टू डी को। मान लो बी डी एक्स है। बी डी को क्यों माना एक्स, क्योंकि हमें ये पूरी पता थी। तो इस पूरी के पता होने से इधर की लेट की जाए तो उधर की माइनस करके आ जाएगी कितनी, 112 माइनस एक्स। तो दो फायदे हो गए इससे कि एक को लेट किया और दूसरी अपने आप ही आ गई। इसलिए हम लेट करते हैं बी डी को कि बी डी मान ली जाए एक्स है, तो हम डी सी को फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 112 माइनस एक्स। पूरी लेंथ में से पीछे की x हटा देंगे तो इधर की बचेगी, तो इसलिए 112 में से हटा दिया पीछे वाला x। ठीक है, तो ये बना ली हमने। अब अगला वर्क क्या करना है, यहाँ पर बी डी का आंसर आपने फिगर में क्या लिया है x, वो लिखो और कॉट का फार्मूला लगाओ। कॉट के नीचे कॉट बी लिखा है ना, कॉट का फार्मूला अगर आप देखोगे PBP पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। कॉट होता है नीचे से पढ़ने पर B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। फिगर में बेस आपको x दिख रहा है, अपॉन परपेंडिकुलर आपको AD है, इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से हम AD का आंसर तैयार करते हैं। AD को ऊपर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इधर ले आते हैं, 4 नीचे। तो देखो AD तो ऊपर आ गया, नीचे से ऊपर, और ऊपर का 4 नीचे आ गया, नीचे का 3 ऊपर चला गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया 3x/4। ठीक है, ये AD आ गया। अब हमारे पास AD आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हम दूसरे ट्राइंगल में भी इस AD का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम अब ये वाला सारा वर्क कर चुके थे कौन से ट्राइंगल में, ABD में। अब हम न्यू ट्राइंगल यूज़ करेंगे और उस ट्राइंगल का नेम होगा ADC। ADC फिगर बना लेते हैं, ADC 90 भी है। ठीक, 112 माइनस एक्स ये साइड थी, और AD अभी अभी हमने बनाई जस्ट 3x/4। ठीक है, हमने कॉट बी का तो इस्तेमाल कर लिया जो क्वेश्चन में दिया था, कॉट सी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हम यूज़ करते हैं कॉट सी को। कॉट सी इज इक्वल टू 12/5। देखो रेफरेंस एंगल C है, तो हम इस बार रेफरेंस एंगल इस फिगर में यहाँ C को दिखाते हैं, और रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो बच गई वो बेस। कॉट C है ये, कॉट का फार्मूला यहाँ से हमने अभी देखा था, कॉट का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और आंसर है इसका 12/5। बेस को फिगर में देखेंगे कि बेस कितनी है, फिगर में बेस है 112 माइनस एक्स। परपेंडिकुलर को देखेंगे फिगर में, तो परपेंडिकुलर पता है 3x/4 इज इक्वल टू में 12/5। देखो बेस क्या था, 112 माइनस एक्स, और बेस का अपॉन जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है फॉर्मूले में वो ये है। तो आपको करना क्या है, यहाँ मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। बेस की वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नीचे फ्रैक्शन है, और नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल होता है। तो हम करेंगे 112 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4/3x से, और इज इक्वल टू 12/5। ये काम कर सकते हो, वरना दूसरा काम कर सकते हो कि आप इसको यहाँ डिवाइड से हटा के उधर मल्टीप्लाई में ले आओ, वो भी कर सकते हो। ठीक है, चॉइस है आपकी, क्योंकि बाद में भी वो वर्क तो करना ही करना है। तो अब हम क्या करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं। 112 की मल्टीप्लाई आप 4 से करो तो आपका 112 इंटू 4 होगा 448, 448। 4 की x से भी होगी तो माइनस का 4x, अपॉन वाला 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इक्वल में आएगा 3x इंटू 12 36x अपॉन 5। ये जो नीचे का 5 है ना, ये इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 36 तो कटेगा नहीं। तो 448 की मल्टीप्लाई 5 से करी जाए तो आंसर बनेगा 2240।
5 की मल्टीप्लाई खाली 448 से नहीं होगी, इससे भी होगी। तो 5 इंटू 4x करोगे तो 20x आएगा और इक्वल में 36x। ये जो 20x माइनस का है ये इधर ले आओ, तो 2240 इज इक्वल टू 36x प्लस 20x, जो कि ऐड होकर बन जाएगा 56x इज इक्वल टू मेरा है 2240। ये 56 डिवाइड में आएगा तो 2240 डिवाइड 56 इज इक्वल टू x, और फिर आप इन्हें काटोगे तो काटने के बाद आंसर आपका आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 टाइम, 56 4 जा 224 और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी, तो x आ जाएगा कितना 40। फाइंड क्या करना था, AD आपको फाइंड करना है AD, और AD हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं बहुत पहले देखो, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं था क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट आ रहा था x। अब हमें यहाँ पे पुट कर देना है बस x का आंसर जो आपने अभी फाइंड करा 40, तो AD आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 4, 4 10 जा 40 होता है, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, और जो चीज़ फाइंड करने को कही है ना वो भी इसी की तरह है जो दिया है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसमें यहाँ स्क्वायर आ रहा है, बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, बस स्क्वायर लगे पड़े हैं, ये भी तो वही है ना tan थीटा प्लस कॉट थीटा, बट इस पर स्क्वायर नहीं आ रहा, बस इतना फ़र्क है। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो हम पूरे लेफ्ट को ब्रैकेट में लेंगे और पूरे राइट को ब्रैकेट में लेंगे और दोनों पे स्क्वायरिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड क्या थी यहाँ, लेफ्ट हैंड थी tan थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट हैंड क्या थी 2, तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये आइडेंटिटी अलजेब्रा की हम यहाँ यूज़ करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप पहले a का स्क्वायर करो तो tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करो तो b है कॉट, तो कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a है आपका tan थीटा इंटू b है आपका कॉट थीटा, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो यहाँ पे तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और राइट हैंड पे डायरेक्ट स्क्वायर किया, तो फार्मूला लगाने पे ये हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा था, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था, इसको फाइंड कर ये नहीं चाहिए हमें, ये तो वो है जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो इसे तो टच भी नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइंड करने वाली चीज़ है। 2 मल्टीप्लाई tan थीटा कॉट थीटा इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ फॉर्मूले चेक करने हैं, PBP अपॉन HHB। देखो ये जो फार्मूला है ऊपर से पढ़ा जाएगा तो लिखा जाएगा tan P अपॉन B, और नीचे से पढ़ा जाएगा तो लिखा जाएगा कॉट B अपॉन B। मतलब tan हो या कॉट हो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक में है P अपॉन B तो दूसरे में आएगा P अपॉन B, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ दिख रहा है इनमें एक बदल लो, tan को हटाओगे तो लिखोगे 1 अपॉन कॉट थीटा, और फिर कॉट को नहीं बदलोगे। और अगर tan को नहीं बदलते, tan को tan लिखते हो, कॉट को बदलते हो तो कॉट को लिखना 1 अपॉन tan। tan कॉट का उल्टा होता है तो इसलिए tan हटा के 1 अपॉन कॉट लिखा जाता है, कॉट tan का उल्टा होता है तो इसलिए हम कॉट हटा के 1 अपॉन tan लिखते हैं। तो कोई सा एक चेंज करना है, मैंने tan चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये कॉट से कॉट कट जाएगा और इक्वल में क्या आएगा 4। फाइनली tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला किया जाएगा तो प्लस का 2 उधर आके माइनस हो जाएगा और फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और 90 डिग्री B पर लेंगे। ट्राइंगल का नेम है ABC। AB को 12 लेना है,
और ए सी को 13 लेना है, ए से सी। देखो दो साइड तो पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और थर्ड को फाइंड कर लेते हैं, ए सी है 13, ए बी है 12, बी सी हमें मालूम नहीं। 13 का स्क्वायर करोगे 169, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 144 को इधर लाके माइनस करोगे तो बनेगा, माइनस करके 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट बनाओगे और बी सी का आंसर फाइंड हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan a माइनस कॉट सी फाइंड करना है। तो आप लिख दो tan a माइनस कॉट सी फाइंड करना है। tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन हम रेफरेंस एंगल को देखना भूल गए। आप ये गलती मत करना जो मैंने अभी कर दी, मुझे तो याद आ गई, बट एग्ज़ाम में आप जल्दबाजी में ये ना भूल जाएं। देखो tan के आगे जो रेफरेंस एंगल है वो a है, कॉट के आगे जो रेफरेंस एंगल है वो c है। तो हमें यहाँ दोनों के लिए अलग अलग फिगर बनानी पड़ेंगी जिनमें रेफरेंस एंगल अलग अलग लिए जाएंगे। ये एक ही फिगर से नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ दो फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल वही है जो पहले यहाँ बनाया था, ए बी सी, 5 12 13। ये भी वही ट्राइंगल है, ए बी सी, 5 यहाँ 12 है, ये 5 है और ये 13। बस फ़र्क जो दोनों फिगर में होगा वो रेफरेंस एंगल का होगा। एक में रेफरेंस एंगल ए होगा और दूसरे में रेफरेंस एंगल सी होगा। और रेफरेंस एंगल जब सी है तो सी के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और ये बेस। और जब एंगल रेफरेंस वाला ए होगा तो ए के सामने होगी परपेंडिकुलर, रेफरेंस के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और ये बेस। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बदले हुए हैं, ठीक है, दोनों फिगर में। तो यहाँ पर रेफरेंस एंगल ए है तो हम इसमें बनाएंगे tan a, यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी है तो यहाँ पे हम बनाएंगे cot c। tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ज़रा वैल्यू भरते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, और इस फिगर के अकॉर्डिंग बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। सेम आंसर है, जबकि परपेंडिकुलर अलग अलग थे। देखो इसमें परपेंडिकुलर 5 था और इसमें परपेंडिकुलर 12 था, लेकिन आंसर तब भी सेम आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसको लिखेंगे, tan a माइनस कॉट सी इज इक्वल टू, tan a का आंसर 5/12 माइनस कॉट सी का भी आंसर 5/12, और सेम में से जब सेम को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।